नमस्कार दोस्तों, मैं संजय डाबरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डाबरा क्लास एज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए विद्यार्थियों, लास्ट क्लास में हमने गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी और उन्हीं परिभाषाओं को अब हम शॉर्ट रूप में यूज करते चलेंगे। सबसे पहले जो टर्म्स मैंने आपको बताई थी वो शब्दावली आपको याद होनी चाहिए। उन शब्दावलियों को हम यहाँ पे एक एक करके यूज करेंगे। तो लास्ट क्लास में देखिए टॉपिक था गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण जो है ये होता था दो प्रकार का। एक तो हम बात करेंगे अवतल दर्पण पर, अवतल दर्पण पे बात करते हैं, और दूसरे नंबर पे हम चर्चा करेंगे उत्तल दर्पण के ऊपर। बिल्कुल दोनों को बहुत बेहतर से समझिए, क्योंकि अगर ये दोनों दर्पण समझ में आते हैं तो लेंस भी बहुत बेहतर से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के ऊपर एक पेज पे लाइन खींचना और इसको दो भागों में बांट के हम अंतर करते चलेंगे कि दोनों दर्पणों में अंतर क्या है। चलिए एक बार दोनों में अंतर हम पढ़ते हैं। तो एक तरफ लगाइए अवतल दर्पण, एक तरफ हम बात करते हैं अवतल दर्पण। बिल्कुल एक एक करके मैं सभी परिभाषा यहां पे लिखाऊंगा और दूसरी तरफ बात करेंगे उत्तल दर्पण के ऊपर। उत्तल दर्पण, प्रिय विद्यार्थियों, इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर बोलते हैं इसको, और इसको हम नाम देंगे कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर इसको नाम दे रहे हैं। एक एक करके मैं इसको आपको अंतर के साथ में बताऊंगा। बिल्कुल बहुत ही आराम के साथ में इनको समझने की कोशिश करें। सबसे पहले अवतल दर्पण देखो, ये था अवतल दर्पण। देखिए ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ हो। जैसे अपना जो चम्मच होता है, चम्मच का वो हिस्सा जो अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। चम्मच का, जैसे चम्मच की पीछे से पॉलिश कर दी तो ये वाला हिस्सा जो धंसा हुआ होता है ये काम करेगा कौन से दर्पण का? अवतल दर्पण का काम करेगा। तो मैं यहां पे परिभाषा लिख देता हूं। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हो। परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हो, अवतल दर्पण कहलाता है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा रहता है उस दर्पण को हम नाम देते हैं अवतल दर्पण। इधर चलिए, ये वाला दर्पण, इस बार इसकी पॉलिश कर दी पीछे की तरफ से। कल की क्लास में मैं बता रहा था कि जिधर से आप पॉलिश करोगे इधर से नहीं देखना है। जिधर से हम पॉलिश करते हैं उधर से नहीं देखेंगे। तो अब हम इस बार इधर से देखते हैं। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ हो,
ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ हो, हम बोलेंगे उसको उत्तल दर्पण। लिख देते हैं, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ हो या उभरा हुआ हो, उसको हम नाम देते हैं कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। बिल्कुल, रेलवे ग्रुप डी के अंदर ऐसे छोटे छोटे प्रश्न पूछे थे जिनको आप नेग्लेक्ट कर देते हो। आप सोचते हो कि उनको हम जानते हैं। पता है, पोल या ध्रुव की परिभाषा पूछी थी ग्रुप डी के अंदर। पोल या ध्रुव की परिभाषा पूछी ग्रुप डी के अंदर। राजस्थान पुलिस में पूछा था कि अपवर्तन की परिभाषा पूछी थी। अपवर्तन किसे कहते हैं? जो कि आज की तारीख में कक्षा 6ठी की क्लास के अंदर आपको ये टर्म्स मिल जाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि आप बड़ी एग्जाम दे रहे हो तो छोटे प्रश्न नहीं आते, खूब छोटे छोटे प्रश्न आते हैं। तो हर एक प्रश्न, हर एक छोटी परिभाषा, हर एक छोटा टर्म्स आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला हमको अवतल दर्पण की परिभाषा और उत्तल दर्पण की परिभाषा पता हो। अब सुनो, कल जो मैंने आपको पॉइंट बताए थे वो पॉइंट लगा रहा हूं मैं यहां पे। जैसे एक लाइन खींच लेते हैं। सबसे पहले तो इस लाइन का नाम था मुख्य अक्ष। यहां ले लो वक्रता केंद्र C, बीचों बीच में फोकस, और यहां होता है पोल या ध्रुव। भाई ये शब्द लगाना है आपको, ये ही काम की चीज है। कौन सा बिंदु कहां है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर। तो देखो, अवतल दर्पण में ये जो लाइन है, पूरी लाइन जो है, ये पूरी जो लाइन है इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। ये है वक्रता केंद्र C, ये है फोकस बिंदु, और ये है पोल या ध्रुव। ऐसे इसमें लगा रहा हूं। देखो, ये पूरी लाइन को हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। ध्यान से सुनो, ये पूरी लाइन है मुख्य अक्ष। यहां पर होता है आपका पोल या ध्रुव। इस बार यहां पे मिलेगा फोकस बिंदु और यहां पे मिलेगा वक्रता केंद्र C। ध्यान से सुनो, ये ही है सबसे काम की चीज। प्रिय विद्यार्थियों, मैं फिर बार बार बोल रहा हूं, अवतल दर्पण में ये जो बिंदु है वक्रता केंद्र C और फोकस, ये दर्पण से आगे की ओर है। ध्यान से सुनना इस लाइन को, फिर बार बार बोल रहा हूं, इस लाइन को ध्यान से सुनिए। अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस आगे रहते हैं, दर्पण से आगे की तरफ रहते हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र C और फोकस दर्पण के पीछे की ओर होते हैं। सबसे ज्यादा ये दो शब्द ही काम में आएंगे जो मैं बोल रहा हूं, और इसी से आपके न्यूमेरिकल सही होते हैं कि फोकस दूरी प्लस में लेनी है या माइनस में लेनी है। वो चीजों की क्लियरिटी यहीं से होगी। तो ध्यान से एक बार फिर सुन लीजिए। अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र C और फोकस बिंदु दर्पण से आगे की तरफ है, जबकि उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र C और फोकस बिंदु दर्पण से पीछे की तरफ है। अब बार बार रिपीट नहीं करूंगा, अगली लाइन सुनो, अगला पॉइंट सुनिए। अवतल दर्पण, जैसे ध्यान से सुनो, जैसे मैं इस पर प्रकाश डालूं, ध्यान से सुनो, कल भी बताया था मैंने, जब मैं अवतल दर्पण पे जब प्रकाश डालूंगा तो ये क्या करेगा। देखो, एक बार प्रकाश डाल रहा हूं, टकरा के यहां मिल जाएगा। ये प्रकाश डाल रहा हूं, टकराने के बाद मिलता है प्रकाश।
ये क्या करता है, प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर मिलाता है। ध्यान से सुनो, ये आपका अपतल दर्पण है। जब हम इस पर प्रकाश डालते हैं तो ये क्या करता है, अपतल दर्पण की बात कर रहा हूं। अपतल दर्पण प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर मिलाता है। जैसे इस पर प्रकाश पड़ता है तो इसकी खासियत है कि जब इस पे प्रकाश पड़ेगा तो टकराने के बाद ये क्या करेगा, प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर मिलाता है। प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर मिलाता है, इसीलिए इस अपतल दर्पण का दूसरा नाम है अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण भी इसको बोलते हैं। मेरे भाई ध्यान से सुन, लेंस में जब तू जाएगा ना तो 100% गड़बड़ी होती है तुमसे। गड़बड़ी इसलिए होती है कि आपको चीजों का प्रॉपर पता नहीं होता है। बड़े ध्यान से सुनो, एक लाइन बोल रहा हूं, चाहे कोई दर्पण हो चाहे कोई लेंस हो, फिर सुनो, चाहे कोई दर्पण हो चाहे कोई लेंस हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। बस आपको तो यह देखना है, यदि वो प्रकाश की किरणों को मिला रहा है, टकराने के बाद यदि वो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पे मिलाएगा तो उसका नाम आपको अभिसारी देना है। अपतल है उत्तल है उसको भूल जाए। आपको यह देखना है कि यदि वो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पे मिलाएगा तो समझ लेना उसका नाम आपको अभिसारी देना है। तो अपतल दर्पण क्या करता है, वापस सुन लीजिए। अपतल दर्पण प्रकाश की किरणों को परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिलाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं अभिसारी दर्पण। जब आप प्रकाश डालते हो इस पर तो पीछे से पॉलिश हो रही है मेरे भाई, तो पॉलिश हो रही है तो प्रकाश टकरा के वापस आएगा। तो जब प्रकाश टकरा के वापस आता है तो ये एक बिंदु पर मिलाता है प्रकाश की किरणों को। तो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर मिलाता है, इसलिए इसका नाम है अभिसारी दर्पण। क्लियर हो गया? इधर चलिए, जब आप इस पर प्रकाश डालते हो तो ये क्या करता है, प्रकाश की किरणों को फैलाता है। ये क्या करता है, प्रकाश की किरणों को फैलाता है। उत्तल दर्पण की खासियत है, जब आप इस पर प्रकाश डालते हो, जैसे माना कि सामने उत्तल दर्पण है, आप इस पर प्रकाश डाल रहे हो, तो ये क्या करेगा, टकराने के बाद प्रकाश को मिलाता नहीं है, प्रकाश को फैलाता है। प्रकाश को क्या करता है, फैलाता है। इसलिए इसका दूसरा नाम है अपसारी दर्पण। इसका दूसरा नाम है अपसारी दर्पण बोलते हैं इसको, अपसारी दर्पण नाम देते हैं इसका। अब शब्दों को पकड़िए, यदि प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर मिलाता है तो अभिसारी, और यदि कोई दर्पण या कोई लेंस, नोट कर लो ऊपर इस लाइन को, यदि कोई दर्पण या कोई लेंस प्रकाश को फैलाता है तो उसका नाम होगा अपसारी। हिंदी में आता है ना अपसारित करना, चीजों को फैलाना। अपसारित करना मतलब चीजों को फैलाना। तो ध्यान से सुन लीजिए, अपतल दर्पण का दूसरा नाम है अभिसारी दर्पण। क्यों भाई? क्योंकि यह दर्पण प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर मिलाता है। ओके सर। उत्तल दर्पण का दूसरा नाम है अपसारी दर्पण। क्यों? क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को क्या करता है, फैलाता है। क्लियर हो गया ये पॉइंट नंबर दूसरा। तीसरा पॉइंट, हर एक शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो हर टर्म्स को आपको नोट करना है। अपतल दर्पण का तीसरा पॉइंट, अब सुनो, अपतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब, अपतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब मेरा भाई, अपतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है
उल्टा बनेगा। ठीक है, साथ में देखो ये दो टर्म्स तो है ही है, वास्तविक और उल्टा तो बनेगा, साथ में जो प्रतिबिंब है वो बिंदु नुमा भी बन सकता है, प्रतिबिंब जो है वो बिंदु नुमा भी बन सकता है, प्रतिबिंब छोटा भी बन सकता है, प्रतिबिंब बराबर भी बन सकता है, प्रतिबिंब बड़ा भी बन सकता है। हाँ, मैं बताऊंगा अभी एक एक कंडीशन। अभी आप इस शब्द को याद करिए। प्रिय विद्यार्थियों, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, पहले तो ये चीज याद करो, वो प्रतिबिंब कैसा होगा, वो प्रतिबिंब वास्तविक होगा और उल्टा होगा। फिर सुनो, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेंगे वो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टे होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, एक अपवाद भी आता है, एक अपवाद भी आएगा, एक अपवाद भी आता है इसमें, जिसमें प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनता है। सुन लो मेरी बात, अगर आपसे कोई पूछे कि अवतल दर्पण में, देखो बात को सुनो, 6 कंडीशनें आती है, वस्तु एक एक करके वस्तु रखूंगा, स्थिति नंबर 1, स्थिति नंबर 2, स्थिति नंबर 3, स्थिति नंबर 4, स्थिति नंबर 5, स्थिति नंबर 6, 6 बार मैं वस्तु रखता हूं। तो प्रिय विद्यार्थियों, 6 में से 5 बार जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा वास्तविक और उल्टा। अवतल दर्पण है, इसके सामने मैं 6 बार वस्तुएं रख रख के देखूंगा, 6 स्थितियां बनती है। 6 में से 5 स्थिति ऐसी होगी जिनमें प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है, जबकि स्थिति नंबर 6 बताऊंगा, अभी से बस सुन लो। स्थिति नंबर 6 एक अपवाद है जहां पे प्रतिबिंब बनेगा आभासी और सीधा, जहां पे प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी, और कैसा बनता है, सीधा। तो ये तो केवल एक अपवाद है। बाकी की अगर आपसे पूछे कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो आपका पहला उत्तर होगा वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। और बिल्कुल एक अपवाद भी आता है जहां पे प्रतिबिंब बन जाएगा आभासी और सीधा। तो आपका पहला आंसर 100% यही लगता है कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं वो प्रतिबिंब बनते हैं वास्तविक और उल्टे, जबकि एक अपवाद तो यहां पे मिलता है। ओके, इस पे चलिए। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा, बिल्कुल एक ही आंसर है इसका। तो उत्तल, नोट करिए, उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, तो देखिए बिल्कुल एक ही आंसर है, आभासी होगा, सीधा बनता है और हमेशा वस्तु से छोटा बनेगा, हमेशा वस्तु से छोटा बनता है, हमेशा वस्तु से कैसा बनेगा, छोटा। भाई ये इस क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। उत्तल दर्पण में वस्तु को आप कहीं भी रखोगे, प्रतिबिंब का आंसर ये ही रहेगा। उत्तल दर्पण में आप वस्तु को चाहे कहीं भी रखो, प्रतिबिंब जो है वो हमेशा आभासी होगा, सीधा होगा और हमेशा हर कंडीशन में, चाहे वस्तु तू यहां रखेगा, चाहे यहां रखेगा, चाहे यहां रखेगा, चाहे कहीं इसके बिल्कुल पास में रखेगा। उत्तल दर्पण ले लिया, जैसे समझो, ऐसे समझो, बिल्कुल अपना प्रैक्टिकली समझो। उत्तल दर्पण जो है ये वाहनों के जो साइड मिरर होते हैं ना, सुनो मेरी बात, उत्तल दर्पण आपको कहां मिलेगा, वाहनों के साइड मिरर में। अपने जैसे मोटरसाइकिल है उसके बगल वाले कांच है, आपकी 4 व्हीलर है उसके बगल वाले कांच है, तो
उन्हें बगल वाले जो कांच है उनमें मिलता है उत्तल दर्पण, और उत्तल दर्पण का आप उसमें चेक करो, आप उसमें कोई ट्रक आ रहा है, जैसे आप बाइक खड़ी कर लो और इस कांच में देखो कोई ट्रक आ रहा है, बहुत दूर है ट्रक, आपको वो छोटा ही दिखेगा, पास आ रहा है फिर भी छोटा ही दिखेगा, बिल्कुल पास आ रहा है फिर भी छोटा निकल जाएगा फिर भी छोटा ही दिखता जाएगा। तो मतलब बात यह है कि उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब हर स्थिति में, चाहे वस्तु दूर हो, चाहे पास हो, चाहे बहुत पास हो, प्रतिबिंब का आंसर एक ही लगेगा कि जो प्रतिबिंब होगा वो आभासी होगा, सीधा होगा और हमेशा वस्तु से छोटा होगा। आभासी होगा, सीधा होगा और हमेशा वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा। प्यारे विद्यार्थियों, तो बिल्कुल दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहां पे प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा, और यहां पे प्रतिबिंब का आंसर एक ही है, आभासी, सीधा और हर स्थिति में वस्तु से कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। मेरे भाई, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। सीख ले फिजिक्स, और किसी अड़ोसी पड़ोसी में कोई 10वीं क्लास का बच्चा हो तो उसको सिखा दे फिजिक्स। कोई नहीं बताता है, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, इसको 5 मिनट में लपेट लपूट के रख देंगे लोग बाग। इतना स्पष्टीकरण जहां जहां मुझे बताना है इतना फोकस कर रहा हूं, हद से ज्यादा। और अपने आसपास और कुछ नहीं तो इतना तक कर ही सकते हो कि यार अपने आसपास जितने भी विद्यार्थी है पढ़ने वाले, जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, उनको अपनी एप्लीकेशन के बारे में बताइए। कम से कम एक विद्यार्थी 10 विद्यार्थियों को एप्लीकेशन डाउनलोड करवाइए, और जो लिंक जो है अपना एप्लीकेशन का, वो लिंक उनको शेयर कर दीजिए ताकि वो लिंक पर क्लिक करके अपना कोर्स परचेज कर ले, या फिर कोर्स परचेज नहीं करे, कम से कम हर उसमें 2-2, 3-3 फ्री वीडियो है, कम से कम वो तो देखे। तो यह है, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी जोड़िए यदि आपको चीज समझ में आ रही है तो। यदि आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप भी इसको लॉग आउट कर दीजिए, आप इस पर 0 रेटिंग कर दीजिए। लेकिन यदि आपको समझ में आ रही है तो आपसे निवेदन है कि आप एक बार प्ले स्टोर पर जाए, डाबरा क्लासेज एप्लीकेशन को वापस खोले और उस पर स्टार देना है। सुनिए वापस से एक बार, जैसे इसको सुनने के बाद एक बार प्ले स्टोर पे जाना है, डाबरा क्लासेज एप्लीकेशन वापस क्लिक करिए और उसके फिर नीचे आता है रेटिंग, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। यदि आपको बेहतर समझ में आ रही है तो आप 5 स्टार करिए और उसके नीचे जो भी आपको अच्छा लगता है वो लिखिए कि हमको विज्ञान बहुत अच्छे से समझ में आती है। जो भी आप लिखना चाहो वो लिखिए ताकि एप्लीकेशन की रेटिंग अच्छी हो और अच्छे से लोग उसको पहचाने। पहली चीज, अवतल दर्पण, परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा होता है। उत्तल दर्पण, परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ होता है। अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर मिलाता है, इसलिए इसका नाम है अभिसारी दर्पण। उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को फैलाता है, जैसे ही प्रकाश पड़ेगा ये टकराने के बाद क्या करेगा, प्रकाश को फैलाएगा। नाम क्या है, अपसारी दर्पण। ध्यान से सुनो, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है वास्तविक और उल्टा, एक अपवाद भी आता है इसमें। जबकि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और हमेशा वस्तु से छोटा बनेगा। चलो एक छोटा सा एक लाइन बोलूंगा, ध्यान से सुनना। देखिए ये जो बीच की लाइन है, अगर कोई प्रकाश की किरण इस बीच की लाइन पे जाएगी, बीच की लाइन बोले तो मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, ध्यान से सुनो, यदि कोई प्रकाश की किरण इस बीच की लाइन पे से जा रही है, मुख्य अक्ष से जा रही है, तो प्रिय विद्यार्थियों टकराने के बाद ये इसी अक्ष से वापस आ जाएगी। अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष पे जा रही है तो टकराने के बाद ये मुख्य अक्ष से ही वापस आ जाएगी। ध्यान से सुन लो, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष पे जाती है तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष से ही वापस आ जाती है। आपको मैंने पहली क्लास में बताया था कि जैसे ये कोई दर्पण था, आपको बताया था मैंने, ये कोई दर्पण है
और ये है अभिलंब है, ये था अभिलंब। जब कोई प्रकाश की किरण अभिलंब से जाती है तो टकराने के बाद अभिलंब से ही वापस आती है, तो इनके बीच का कोण कितना था, 0 डिग्री था। ऐसा यहां पे है, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष पे जाती है तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष से ही वापस आ जाएगी। बिल्कुल ऐसा भी इसी में भी होता है, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से जा रही है तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष से ही वापस आती है। क्लियर? चलिए अब हम बात कर रहे हैं अवतल दर्पण का उपयोग कहां करते हैं, किन किन जगहों पर हम अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे। तो हेडिंग लगाइए, अवतल दर्पण का उपयोग कहां कहां करते हैं। तो उपयोग 5-6 जगह पे है, मैं एक एक करके लिख रहा हूं, आप जहां भी ये चीजें देखने को मिले आप जरूर से देखना इनको। सबसे पहले अवतल दर्पण का उपयोग कहां करते हैं। पहला उपयोग नंबर 1, वाहनों की हेडलाइट में, वाहनों की हेडलाइट में वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। विद्यार्थियों, अपने जो वाहनों की जो लाइट होती है, आप ध्यान से सुनो, जैसे ये लाइट है, यहां एक बल्ब लगा रहता है इसमें, और यहां आगे एक और कांच। ये जो आगे वाला जो कांच होता है ना गाड़ी का, ये तो पारदर्शी होता है, इस पर हल्की सी पॉलिश रहती है प्रकाश की चमक बढ़ाने के लिए, ये पारदर्शी। तो ये वाला ध्यान से सुनो, कुछ भाई इसको समझते, ये भाई अगर देखो, दर्पण का मतलब है कि उसकी एक सतह की पॉलिश रहती है, तो ये वाला तो पारदर्शी रहता है। अगर ये दर्पण होगा तो इसमें से प्रकाश बाहर ही नहीं आएगा, तो ये नहीं है अवतल दर्पण। ध्यान से सुनो, ये बाहर वाला अवतल दर्पण नहीं होता है। अवतल दर्पण है ये पीछे वाला, जिसकी एक सतह की क्या होती है, पॉलिश, ये वाला है, ये वाला है जिस पर लाइट लगी होती है, ये है अवतल दर्पण। ये वाला तो पारदर्शी कांच होता है, ये दर्पण नहीं है, ये पारदर्शी कांच रहता है। तो वाहनों की हेडलाइट में कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। कभी कभी मेरी बात को सुनना, एक्चुअली आपसे क्वेश्चन मैंने 1-2 जगह देखा है कि वाहनों की हेडलाइट में हाँ अवतल दर्पण ही लगाते हैं, लेकिन इसको एक नए नाम से जाना जाता है जिसका नाम है परवलयकार दर्पण। ये मैंने देखा है आंसर एक जगह, वही अवतल दर्पण का ही रूप है ये। तो एक बार वापस से सुनो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि वाहनों की हेडलाइट में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो पहला आंसर परवलयकार देना है। वाहनों की हेडलाइट में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है, पहला आंसर परवलयकार दर्पण। और अगर परवलयकार ऑप्शन में नहीं हो तो दूसरा आंसर आपको अवतल दर्पण ही देना है। ठीक है, क्लियर हो गया सर ये तो प्यारे विद्यार्थियों, कभी मान लीजिए कोई फूटी हुई लाइट अगर मिल जाए, जैसे कोई लाइट फूट रही है आगे से, ये फूट रही है लाइट, तो आप देखना जहां बल्ब लगा होता है वहां पर एक सफेद सी पॉलिश चढ़ी रहती है, सफेद सी पॉलिश लगी रहती है ऐसे पीछे की तरफ। देखा होगा जैसे कोई लाइट फूट गई तो आप ये वाली सतह देखना कितनी चमकदार बनाई जाती है, ये वाली सतह पे पॉलिश चढ़ी रहती है, सिल्वर की कोटिंग होती है। तो ये वाला हिस्सा है कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। दूसरे नंबर पे सामान्य टॉर्च मतलब जो अपनी किसान टॉर्च होती है ना, वो सामान्य टॉर्च में भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। जैसे आपने छोटे छोटे बच्चे हैं तो आगे की तरफ तो पारदर्शी कांच ही होता है, जैसे कभी कभी जो टॉर्च जो है वो गिर जाती है, अगर टॉर्च गिर जाती है तो ये कांच फूट जाता है, ये आगे वाला। अगर ये कांच फूट जाता है तो पहले तो घर वाले तो मारेंगे, कोई बात नहीं वो तो मार लेंगे, लेकिन अगर ये कांच फूटा हुआ दिख जाए तो देखना इस वाली सतह पर पीछे एक सफेद सी पॉलिश चढ़ी रहती है, इस वाले हिस्से को देखना,
ये वाला जिस पर आपका बल्ब लगा हुआ है, इस पर एक सफेद सी पॉलिश चढ़ी होती है, तो ये है आपका कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। क्लियर हो गया? तीसरे नंबर पे प्रिय विद्यार्थियों, चिकित्सक, जो दंत चिकित्सक होते हैं, दांत वाले जो डॉक्टर होते हैं, दंत चिकित्सक, डेंटिस्ट, तो जो डेंटिस्ट होते हैं, दांत वाले जो डॉक्टर होते हैं, कभी दिखा के आना, तो वो क्या करते हैं? दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, दंत चिकित्सक दांत का बड़ा प्रतिबिंब, जैसे वो क्या करते हैं, मान ले दांतों में कोई प्रॉब्लम है तो वो अवतल दर्पण का यूज करते हैं और ऐसे पास लेके जाते हैं, पास लेके जाते हैं, पास लेके जाते हैं, जिससे उसको जो प्रतिबिंब है वो क्या दिखने लगता है? थोड़ा सा बड़ा, दांत का चित्र बड़ा दिखने लगता है। तो ध्यान से सुन लीजिए, दंत चिकित्सक दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। जैसे गले वाले जो डॉक्टर होते हैं वो भी इसी का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। कान वाले जो डॉक्टर होते हैं वो भी अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। तो यहां पे हम एक शब्द यूज कर लेते हैं, ENT वाले डॉक्टर, ENT वाले डॉक्टर, दांत वाले डॉक्टर है, नोज वाले डॉक्टर है, आई वाले डॉक्टर है, दंत चिकित्सक है, ये सभी कौन से दर्पण का यूज करते हैं? अवतल दर्पण का यूज करते हैं। चौथे नंबर पर प्रिय विद्यार्थियों, हजामती लोग, हजामती का मतलब होता है जैसे अपने जो नाई होते हैं, हजामती लोग शेविंग बनाने के लिए, हजामती लोग शेविंग बनाने के लिए अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, हजामती लोग शेविंग बनाने के लिए अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। पांचवें नंबर पर सोलर कुकर कैसा होता है अभी बता रहा हूं। सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। ये रहा सोलर कुकर, ऐसे यहां पे लगा होता है अवतल दर्पण। जैसे पहली बात तो सोलर कुकर के अंदर जो है, ध्यान से सुनना, एक सफेद रंग की पॉलिश करते हैं, ब्लैक कलर की पॉलिश करते हैं। आया हुआ क्वेश्चन है, जो सोलर कुकर होता है इसमें अंदर से सफेद कलर की कोटिंग की जाती है। क्यों? ताकि मान ले कोई चीज हम पका रहे हैं, कोई चीज गर्म कर रहे हैं, तो ये क्या, ब्लैक जो रंग होता है, काला रंग, काला रंग क्या करता है? प्रकाश की किरणों को पूरी तरह से अवशोषित करता है। काला रंग कहते हैं सर्दियों में काले रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि ये क्या करता है? प्रकाश का पूरी तरह से अवशोषण कर लेता है, प्रकाश का पूरी तरह से अवशोषण कर लेता है काला रंग। तो एक क्वेश्चन आ रखा है कि सोलर कुकर के अंदर कौन से रंग की पॉलिश करते हैं? काले रंग की पॉलिश करते हैं। और यहां लगा होता है, सॉरी, अवतल दर्पण, यहां पर सामने लगता है अवतल दर्पण लगा रहता है, ये वाला। तो ये एक सोलर कुकर है, कांच का एक बॉक्स सा होता है, उसमें आप खाना गर्म कर सकते हो। जैसे वो बॉक्स को खोलोगे, जैसे बॉक्स खोला तो बॉक्स खोलेगा तो इसका इस वाली सतह पर जो सतह खोल रखी है, यहां तो लगा रहता है अवतल दर्पण और इसके अंदर कोई चीज गर्म करने के लिए रख दी जाती है। तो जैसे ही इस पे प्रकाश पड़ता है अवतल दर्पण पे, तो ये क्या करेगा? प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर मिलाता है। जैसे अवतल दर्पण पे प्रकाश पड़ेगा तो अवतल दर्पण क्या करता है? प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर मिलाएगा और जिस बिंदु पर प्रकाश मिलता है वहां पे चीजें क्या होने लगती है? गर्म होने लगती है। तो एक एक करके नोट करो। पहला उपयोग, वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, सामान्य टॉर्च में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, दंत चिकित्सक दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, शेविंग बनाने के लिए हजामती लोग अपन जो घर पे, फिर कह रहा हूं ध्यान से सुनना, आप घर पे शेविंग बना रहे हो तो अपने घर पे तो कौन सा दर्पण लगा रहता है? समतल। घर पे कौन सा दर्पण रहता है? समतल दर्पण रहता है। लेकिन हजामती लोग अगर वास्तव में वो जो ग्लास जो होता है, अगर बहुत से तो लोग ऐसे होते हैं, देखो जो हजामती लोग हैं
वो समतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। लेकिन कुछ जगह पर, जैसे आपने देखा होगा, जैसे फिल्म देखने जाते हैं ना, तो जो पर्दा रहता है वो ऐसे रहता है, यूं थोड़ा सा घुमा हुआ, अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है। देखना, जैसे अपन फिल्म देखने जाते हैं तो जो सामने वाले लाइट बंद है उस समय देखना, ऐसे यूं रहता है, यूं। वो भी एक अवतल दर्पण की तरह काम करता है। तो कहीं कहीं अच्छी दुकानों पर ऐसे राउंड में ऐसे यूं थोड़ा सा घुमा हुआ दर्पण लगाए जाते हैं, तो वो होते हैं अवतल दर्पण। साथ में सोलर कुकर में भी कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। एक चीज और, अपनी जो 4 व्हीलर होती है ना, उसके बगल में तो कौन सा दर्पण लगता है? उत्तल दर्पण। ध्यान से सुनो, वाहनों के जो साइड मिरर होते हैं, वाहनों के साइड मिरर में कौन सा दर्पण लगाया जाता है? उत्तल दर्पण। तो अब हम लिख देते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग। चलो, बात बिल्कुल समझ में आ रही होगी। तो उत्तल दर्पण का पहला उपयोग है वाहनों के साइड मिरर में, वाहनों के साइड मिरर में, वाहनों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप आराम से मोटरसाइकिल पे बैठते हो, उनके जो बगल के जो कांच होते हैं वो होते हैं उत्तल दर्पण। दूसरा उपयोग, रिफ्लेक्टिव लैंप, परावर्तक लैंपों में, लैंप। पता है परावर्तक लैंप कैसे होते हैं? सुनो, जैसे अपने जैसे जयपुर के अंदर, शहर के अंदर, आप जैसे विधानसभा के सामने देखना, वहां पे रोड के बगल में ऐसी लाइटें लगी हुई है। तो वो क्या है, जो प्रकाश को क्या करते हैं? वो फैलाते हैं। प्रकाश को क्या करते हैं? फैलाते हैं। रिफ्लेक्टिव होते हैं वो। तो वो होते हैं परावर्तक लैंप, जो कि प्रकाश, जैसे उस पर प्रकाश पड़ता है, वो क्या प्रकाश को क्या करेंगे? फैलाएंगे। तो वो वहां पे जो रिफ्लेक्टिव लैंप होते हैं, तो वो होते हैं आपके कौन से दर्पण? उत्तल दर्पण। कभी कभी देखना, जैसे चौराहों पर पेड़ों के नीचे लाइट लगाई जाती है, ऐसे देखना, जैसे जयपुर में है, आप बहुत से चौराहों पर जैसे रात के समय जैसे पेड़ों के नीचे लाइट लगाई जाती है, तो वो जैसे ही जलती है ना, तो पूरे पेड़ पे पड़ती है। वो ऐसे प्रकाश जो है पूरे पेड़ पे पड़ता है, तो वो फैलता है। प्रकाश क्या करता है? जैसे ही लाइट जब फैलता है, तो फैलता है, तो वहां पे कौन से दर्पण का यूज कर रहे हैं? वो उत्तल दर्पण। क्योंकि उत्तल दर्पण का जो काम है वो है प्रकाश की किरणों को फैलाना, जबकि अवतल का काम है प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर मिलाना। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर 5 उपयोग अवतल दर्पण के याद कर लीजिए, 2 उपयोग आपको उत्तल दर्पण के याद करने हैं, और मैंने 2 शानदार उपयोग समतल दर्पण के भी बताए थे। कहां कहां पे? समतल दर्पण का एक उपयोग तो बताया था पेरिस्कोप में, और दूसरा उपयोग बताया था कैलिडियोस्कोप में, और तीसरा उपयोग बताया है किसके अंदर? अपने घरों के अंदर चेहरा देखने के लिए। तो इस तरह से तीनों दर्पणों के मैंने आपको एक एक करके उपयोग बता दिए हैं। अब बात आती है कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है। वो चीज जिसका आपको इंतजार था, उस चीज को मैं बहुत ही बेहतर से समझाऊंगा, बस एक एक करके। प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, चलिए। खूब देखा होगा, कहते हैं वस्तु अनंत पे रखिए, प्रतिबिंब वहां बनता है, ऐसा बनता है, वो ऐसा बनेगा, वो वाली चीज है। तो बिल्कुल एक एक करके आप देखिए, मैं वस्तु रखता जाऊंगा और प्रतिबिंब बनते चले जाएंगे। चलो, सबसे पहले 3 चीज देखो, 3 टर्म्स है। पहली टर्म समझने की कोशिश करो, बहुत ज्यादा उपयोगी तो नहीं है लेकिन काम में आते हैं, प्रतिबिंब बनते हैं तब। ये देखिए, पॉइंट लगाना मत भूलो, अवतल दर्पण की बात कर रहा हूं, वक्रता केंद्र C, फोकस बीचों बीच में, ये पोल है, सुनो, और ये है मुख्य अक्ष। ये पूरी लाइन क्या है? मुख्य अक्ष। पॉइंट नंबर 1 सुनना, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, कोई प्रकाश है
मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा है तो टकराने के बाद ये फोकस से निकलेगा। कहां से निकलेगा? फोकस से निकलता है। वापस सुनो पॉइंट नंबर 1। यदि कोई प्रकाश की किरण इस लाइन के जो मुख्य अक्ष है, बीच वाली लाइन है, इसके समांतर चल रही है तो टकराने के बाद ये कहां से निकलेगी? फोकस से निकलेगी। फिर सुनो, यदि कोई प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा है तो टकराने के बाद ये प्रकाश कहां से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अब वापस पॉइंट नंबर दूसरा। पॉइंट नंबर दूसरा, वापस सुनो। यह है पूरी लाइन को बोलते हैं मुख्य अक्ष, यह है वक्रता केंद्र सी, बीचों बीच में है फोकस, और ये हो गया आपका पोल। भाई इसको 10-20 बार लिखना, इन चीजों को ऐसे करना, तब जाके पॉइंट लगेंगे। पहला पॉइंट, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो टकराने के बाद ये फोकस से गुजरेगी। अब सुनो, यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस से गुजरती है, ऐसे आ रहा कोई प्रकाश, यदि कोई प्रकाश फोकस से आ रहा है तो टकराने के बाद कोई प्रकाश है, कहां से आ रहा है? फोकस से आ रहा है। सुनो पॉइंट को, यदि कोई प्रकाश है फोकस से गुजर रहा है, ऐसे आ रहा है यूं, तो टकराने के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा। दोनों उल्टे सीधे किए, बस कुछ नहीं किया, बस दोनों पॉइंट मैंने उल्टे सीधे किए हैं। ये दोनों पॉइंट आपको याद करने हैं। एक तो मैंने आपको प्रकाश की जो किरण है वो अक्ष के समांतर गई थी, और दूसरे में वो जो है, आप बस 2 पॉइंट याद करो। जब लाइन सीधी जा रही थी तो फोकस से गुजरी थी, और जब प्रकाश फोकस से जा रहा था तो सीधा आ गया टकराने के बाद। दोनों लाइनों को याद करो। पहली लाइन क्या है? जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाता, कोई प्रकाश ऐसे जा रहा है यूं, एक और चित्र बना देता हूं। कोई प्रकाश ऐसे गया तो टकराने के बाद फोकस से गुजरेगा। और दूसरा, अगर कोई प्रकाश फोकस से जा रहा है, यदि कोई प्रकाश फोकस से जा रहा है तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर आएगा। वो टकराने के बाद यूं आएगा सीधा। पॉइंट नंबर दूसरा। तीसरा सबसे ज्यादा उपयोगी पॉइंट है, ये याद करना। ये 3 कंडीशन है, काम में आती है। सुनो, ये मुख्य अक्ष हो गई पूरी लाइन, वक्रता केंद्र सी, फोकस, पोल। तीसरा पॉइंट, प्यारे विद्यार्थियों, तीसरा पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र सी से गुजरती है, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र सी से गुजरती है तो टकराने के बाद वापस वक्रता केंद्र सी से आ जाती है। ऑफलाइन में कभी नहीं देखा होगा ये चीजें। ये पॉइंट काम में आते हैं कभी कभी। आपसे ये पूछेगा, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र सी से गुजरती है, फोकस से नहीं, वक्रता केंद्र सी से गुजरती है तो टकराने के बाद वक्रता केंद्र सी से ही वापस आती है। फिर सुन लीजिए पॉइंट नंबर तीसरा, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र सी से निकल रही है, कोई प्रकाश है वक्रता केंद्र सी से जा रहा है, तो टकराने के बाद ये वापस वक्रता केंद्र सी से ही वापस आ जाएगा। क्लियर हो गया? तीसरा जो पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है, तीसरा पार्ट। तो ये आपकी जिम्मेदारी है इनको याद करना, बस नजर में पटक लो। यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, ये देखिए कोई प्रकाश है मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा है, तो टकराने के बाद फोकस से आएगा, ठीक है। और जब प्रकाश फोकस से जा रहा है तो वो सीधा आ जाएगा यूं, और जब वक्रता केंद्र सी से जा रहा है तो वो वापस सी से ही लौटेगा। तो ये 3 पॉइंट है, प्रतिबिंब बनाने के लिए ये काम में आएंगे अभी। तो अब हम बात करते हैं अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब। अब है काम की चीज, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहां पे बनते हैं, कैसे बनते हैं,
ये 3 पॉइंट है भाई, कॉपी में नोट कर लेना। और मेरे कहने से जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, एनसीईआरटी कक्षा 10वीं की किताब का उपयोग करिए। एनसीईआरटी क्लास 10th की बुक का उपयोग करें। वो वाली बुक जो स्कूल में चलती है, जो स्कूलों में चलती है, वो किताब लेनी है और साथ के साथ पढ़ते चलिए। ये नहीं मार्केट वाली बुक नहीं, फिर बोल रहा हूं वो किताब जो स्कूलों में पढ़ी जाती है, उस किताब की बात कर रहा हूं। और उस किताब में हर चीज आपको बेहतर से मिल जाएगी। चलिए, अवतल दर्पण में वस्तु कहां रखूं, प्रतिबिंब कहां बनेगा, कैसा बनेगा, वो चीजें मैं एक एक करके आपको बताने जा रहा हूं। चलिए, सबसे पहले एक बड़ा, एक ही बार में पकड़ लेना चीजों को, एक बार में चीज को पकड़ लेना। और जो इस चीज को पकड़ गया 1% एग्जाम में 100% सही हो जाएगा। सबसे पहले आपको यह क्लियर कर दूं कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, वो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, वो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा। एक अपवाद है, वो मैं आपको बता दूंगा। एक अपवाद है जो मैं आपको बता दूंगा। आपको यहां पे यही याद करना है सबसे पहले तो कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा, वो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, ये लाइन आप क्लियर कर लेना कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा, वो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा। अब मैं कंडीशन एक एक करके आपको बताता जा रहा हूं कि कहां वस्तु को रखूं, कैसे रखूं, वो चीजें मैं क्लियर कर रहा हूं बड़े ध्यान से। बहुत बड़ा सा चित्र बना रहा हूं, एक ही बार में चीजों को समझाऊंगा। यह है अवतल दर्पण। देखिए, यह है मुख्य अक्ष। आपको पॉइंट क्या क्या लगाने हैं? एक तो पॉइंट लगाना है वक्रता केंद्र C, एक पॉइंट लगाना फोकस, और एक पॉइंट लगाना है पोल। जब प्रतिबिंब बनाऊं तब की बात है। और यहां पे लिखना है अनंत। एन नहीं लिखना इस बार। जब आप प्रतिबिंब बनाओ तब इस चीज का ध्यान रखना, एन मत लिखना, नहीं तो आप गड़बड़ी करोगे। एन मत। जब प्रतिबिंब बनाते हैं, कहते हैं ना, सबसे पहला पॉइंट सुनो। नंबर 1 स्थिति, आपको मैं एक फोटो भेजूंगा, उसमें आप देख लेना। कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी की किताब खोल लीजिए और उसमें इसको देखते चलो जो मैं लाइन बोल रहा हूं। पहली लाइन, वस्तु अनंत पे रख रहा हूं। वस्तु कहां रख रहा हूं? अनंत पे। स्थिति नंबर 1, स्थिति नंबर 1, जब भी वस्तु तू अनंत पे रखेगा, कोई सा भी दर्पण हो, कोई सा भी लेंस हो, ध्यान से सुनो, जब भी हम वस्तु अनंत पे रखते हैं, प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। नोट करो इस लाइन को। किताब खोलिए एनसीईआरटी कक्षा 10वीं की, और उसमें जो लाइन मैं बोल रहा हूं वो देखिए। स्थिति, पहली स्थिति, वस्तु कहां रखते हैं? अनंत पे। प्रिय विद्यार्थियों, केवल ये लाइन याद करनी है, जब वस्तु अनंत पे रखी जाती है तो प्रतिबिंब कहां बनता है? उसका फोकस पे। ये बना रहा हूं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब के लिए मैं रेड पेन का उपयोग कर रहा हूं, थोड़ा सा देख लेना। यहां बनेगा प्रतिबिंब। ये नंबर 1, नंबर 1, नंबर 1 का ये नंबर 1, नंबर 1। जब वस्तु अनंत पे होती है तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। और वो जो प्रतिबिंब बनेगा ना, वो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? यहां लिख रहा हूं, वो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, यही लिख रहा हूं, उल्टा बनेगा और बिंदु नुमा बनेगा। थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लेना, छोटा लिख रहा हूं क्योंकि यहां पे बहुत चीजें लिखनी है मुझे। नोट करो अपनी कॉपी में, एक चार्ट बना लो। वो चार्ट भी मैं अभी आपको स्क्रीन पे लगाऊंगा, फिर उसको रोक के क्वालिटी बढ़ा लेना थोड़ी सी वीडियो की 5 मिनट के लिए। सुनो, वस्तु कहां रख रहे हो? अनंत पे। पहला क्वेश्चन, जब वस्तु अनंत पे रखूंगा तो प्रतिबिंब फोकस पे बनता है।
नंबर 1 का आंसर यहां लगा रखा है, नंबर 1 नंबर लिखूंगा बस, हिंदी नहीं बोलूंगा। और ऐसे ही आपको तैयार करना है, 4-5 बार बनाना इसको, मेरे कहने से इसको 4-5 बार बनाना रफ कॉपी में। वस्तु अनंत पे रख रहा हूं, प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बिंदु नुमा बनेगा। अब स्थिति नंबर 2, अब वस्तु को आगे लाओ थोड़ा सा। स्थिति नंबर 2, वस्तु को थोड़ा आगे लाओ, ध्यान से सुनना। वस्तु कहां रखूं, अब वस्तु रख रहा हूं अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच में, कहीं भी रख रहा हूं, ध्यान से सुनो। दूसरी स्थिति, वस्तु रख रहा हूं अनंत और C के बीच में रख रहा हूं। स्थिति नंबर 2, यहां रख दी मैंने वस्तु, वस्तु थोड़ा सा आगे लाया हूं मैं, समझना। C पे मत रखना, अभी C पे नहीं रखना है आपको, अनंत और C के बीच में रखनी है वस्तु, ठीक है। अब एक लाइन पकड़ना, एक लाइन, वस्तु को आगे किया मैंने, वस्तु को आगे किया है तो प्रतिबिंब पीछे आएगा थोड़ा सा। वस्तु एक स्टेप आगे, सुनो इस लाइन को, वस्तु एक स्टेप आगे, प्रतिबिंब एक स्टेप पीछे, तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो बनेगा C और F के बीच में दूसरा। प्रतिबिंब कहां बनेगा, C वक्रता केंद्र है, F है फोकस, C और F के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा, तो शॉर्ट में लिख रहा हूं, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। यहां तो क्या था, बिंदु नुमा था, यहां बिंदु नुमा था, यहां छोटा है, वस्तु से छोटा है। मैं क्या कह रहा हूं, नोट करना बंद करिए, पहले एक बार ध्यान से इस चीज को समझिए। नंबर 1, जब भी वस्तु अनंत पे रखूंगा, प्रतिबिंब कहां बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। कैसा, वास्तविक, उल्टा और बिंदु नुमा। स्थिति नंबर 2, वस्तु रख रहा हूं अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच में रखी है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, उस लाइन को वापस सुनना। वस्तु एक स्टेप आगे, प्रतिबिंब एक स्टेप पीछे। पहले फोकस पे था तो अब आगे आ गया प्रतिबिंब, C और F के बीच में बनेगा, वास्तविक, उल्टा और छोटा। 2 स्थिति हो गई। स्थिति नंबर 3 सबसे ज्यादा बार पूछी गई है एग्जाम में। अब वस्तु देखो आपके दिमाग में क्या रही, वस्तु कहां रखूंगा, अब रखूंगा C पर रखूंगा। स्थिति नंबर 3, जब वस्तु को कहां रखा गया, वक्रता केंद्र C पे रख रहा हूं। जब वस्तु वक्रता केंद्र C पे रखते हैं, वस्तु एक स्टेप आगे करती, मैंने क्या कहा, वस्तु एक स्टेप आगे करी है, प्रतिबिंब एक स्टेप पीछे, प्रतिबिंब एक स्टेप पीछे आता जाएगा। तो इंपॉर्टेंट तीसरा पॉइंट नोट करिए, जब वस्तु को वक्रता केंद्र C पे रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब है वो भी वक्रता केंद्र C पर ही बनेगा। तीसरे का आंसर तीसरा। जब वस्तु वक्रता केंद्र C पे रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र C पर ही बनता है। कैसा बनता है, सुनो बड़े ध्यान से, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और इस जगह पर आकर प्रतिबिंब वस्तु के बराबर हो जाएगा। जितनी बड़ी वस्तु है उसका प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनता है, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बन जाएगा इस जगह पे आके। तो एक चीज समझ पा रहे हो क्या, जब वस्तु अनंत पे थी ना तो प्रतिबिंब बिंदु नुमा था, वस्तु आगे करी तो थोड़ा सा बड़ा हो गया, जब वस्तु वक्रता केंद्र C पे रखी तो प्रतिबिंब बराबर हो गया। मतलब जैसे जैसे वस्तु को आगे कर रहा हूं प्रतिबिंब बड़ा होता जा रहा है, जैसे जैसे वस्तु को आगे कर रहा हूं प्रतिबिंब बड़ा होता जा रहा है। स्थिति नंबर 4, अब वस्तु को यहां रखिए C और F के बीच में। स्थिति नंबर 4, वस्तु रख रहा हूं C और F के बीच में, C वक्रता केंद्र, F फोकस के बीच में, वस्तु रख रहा हूं C और F के बीच में, तो प्रतिबिंब एक स्टेप पीछे आ जाएगा, प्रतिबिंब एक स्टेप पीछे आ जाएगा। यहां कहीं बना दो प्रतिबिंब चौथा नंबर पे।
तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है? तो प्रतिबिंब बन रहा है वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच में। प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच में। कैसा बनेगा प्रतिबिंब? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। देखो नंबर 1 पे पहले प्रतिबिंब बिंदुनुमा बन रहा है, फिर छोटा बना, फिर इस जगह पे आके बराबर हो गया, फिर अब प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा हो गया। बात समझिए, जैसे जैसे वस्तु आगे जा रही है प्रतिबिंब बड़ा होता जा रहा है। स्थिति नंबर 5वीं, वस्तु को मैं फोकस पे पहुंचा रहा हूं। वस्तु को कहां रख रहा हूं? फोकस पे। स्थिति नंबर 5, जब वस्तु को फोकस पे रखा जाता है, जब वस्तु फोकस पे रखी गई है, जब वस्तु फोकस पे रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनता है। 5वें का आंसर 5वां। प्रश्न क्या है? आपसे बोलेगा कौन सा दर्पण चल रहा है? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की बात चल रही है, वस्तु फोकस पे रखी है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? बोलना अनंत पे बनेगा। कैसा बनेगा? तो आंसर वो ही है, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। 5 स्थिति है, मिटा मिटा के मेरे कहने से कम 5 बार इसको आप बनाना। वस्तु नंबर 1, वस्तु रखते चलना। नंबर 1 अनंत पर, प्रतिबिंब फोकस पर। नंबर 2 नंबर 3 वस्तु C पर, प्रतिबिंब C पर। नंबर 4 का आंसर नंबर 4, वस्तु नंबर 5 पर, आंसर भी नंबर 5। अब मैंने क्या कही थी? अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा है वो प्रतिबिंब देखो, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा। एक अपवाद है, बड़े ध्यान से सुन लीजिए। अपवाद है स्थिति नंबर 6। अपवाद स्थिति नंबर 6, जब वस्तु फोकस और पोल के बीच में रखी जाती है। स्थिति नंबर 6 अपवाद है, लिख देता हूं यहां पे। स्थिति नंबर 6 अपवाद है, जब वस्तु फोकस और पोल के बीच में रखी जाती है। क्या बोल रहा हूं? जब वस्तु, अभी आपको एक चित्र भी मैं बताऊंगा, उस चित्र को आप आराम से रोक के और एक एक स्थिति आप लिख लेना, और यदि आपके पास एनसीईआरटी की किताब है तो एनसीईआरटी की किताब में आप स्थिति देख लेना। स्थिति नंबर 6, वस्तु रखी है फोकस और पोल के बीच में। स्थिति नंबर 6, वस्तु कहां रखी है? फोकस और पोल के बीच में। तो प्रतिबिंब जो है अब बनेगा दर्पण के पीछे। छठे का आंसर छठा, छठे का आंसर छठा। प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे, जो कि आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। यह है अपवाद। स्थिति नंबर 6 अपवाद है। ध्यान से सुन लीजिए, एक लाइन बोल रहा हूं। जब भी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे या लेंस के पीछे बनेगा, सुनो, जब भी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे या लेंस के पीछे बनेगा तो वो प्रतिबिंब, सुनो, कभी भी यह शब्द आ जाए, ये सुनने को आ जाए कि प्रतिबिंब कहां बन रहा है? दर्पण के पीछे बन रहा है या लेंस के पीछे बन रहा है। पीछे शब्द आते ही अगर आपके मुंह में से यह शब्द निकल जाए कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे या लेंस के पीछे बन रहा है, तो वो प्रतिबिंब आभासी होगा और सीधा होगा। फिर सुन लो, ये शब्द पकड़ा रहा हूं, एग्जाम के लिए बहुत अच्छा है। जब भी आपके मुंह में से शब्द निकले कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है या प्रतिबिंब लेंस के पीछे बन रहा है, पीछे शब्द बोलते ही नोट कर ले कॉपी में। जब भी आपके मुंह में से ये शब्द निकले कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है या प्रतिबिंब लेंस के पीछे बन रहा है, तो वो प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। चलिए स्थिति नंबर 6 देखो, यहां पे 5 स्थिति थी। नंबर 1 2 3 4 5, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा। स्थिति नंबर 6 अपवाद है, जहां पे प्रतिबिंब बनता है आभासी और सीधा।
ये जो हजामती लोग हैं ना, मैं अभी बात कर रहा था, सेविंग बनाते हजामती लोग, पता अपन कहां बैठे होते हैं? अपन बैठे होते हैं फोकस और पोल के बीच में। जब अपन सेविंग बनवाने जाते हैं तो अपन बैठे होते हैं फोकस और पोल के बीच में बैठे होते हैं। अपन फोकस और पोल के बीच में बैठे होते हैं, तभी तो अपना प्रतिबिंब बनता है आभासी और सीधा, और वस्तु से कैसा बनता है? बड़ा। वो जो दंत चिकित्सक है ना, उनको दांत का चित्र सीधा ही दिखता है, वो बिल्कुल पास में ले जाते हैं, बिल्कुल दांत के पास में ले जाते हैं अवतल दर्पण को, बिल्कुल पास में। जैसे मान ले ये दांत है, समझिए, माना कि ये दांत है, दांत पहले यहां था, दूर था, दूर था, दूर, बिल्कुल दर्पण को, बिल्कुल दांत को बिल्कुल पास में लेके आ गए, यहां दांत यहां आ गई ये वाला। तो मेरे भाई ये रहा अवतल दर्पण और ये रहा तेरा दांत। कहां है दांत? दांत है फोकस और पोल के बीच में, दांत है स्थिति नंबर 6 पर। तो वो दांत कैसा दिखता है? आभासी, सीधा, और दांत का चित्र कैसा दिखता है डॉक्टर को? बड़ा दिखता है। एक चित्र मैं आपके सामने लगा रहा हूं, उस चित्र को आप एक बार देख लीजिए, वीडियो रोककर उस चित्र को अच्छे से क्वालिटी बढ़ाकर चित्र को देख लेना। उसमें आपकी 6 की 6 स्थितियां लगी हुई है, बिल्कुल बड़ा कर रखा है मैंने, जूम कर रखा है चित्र को। 6 की 6 स्थिति आपको यहां पे नजर आ रही होगी। स्थिति नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्थितियां लगी हुई है। तो 6 की 6 स्थिति आप वीडियो को रोक के आराम से चेक कर सकते हो। यह है आपकी 6 स्थितियां जिनको आप बिल्कुल आराम से देख सकते हो। नंबर 1 अनंत पे है, दूसरा सी पर, सी से परे। इसमें क्या है? ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, तो इन शब्दों को भी आप यूज करिए। आवर्धित, विवर्धित, विवर्धित का मतलब होता है बड़ा, विवर्धित का मतलब होता है बड़ा। तो ये वो 6 स्थिति है जहां पर ये चीजें आपको नजर आ रही होंगी। अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है। तो ये वो चित्र है जहां से आपको चीजें, बिल्कुल वीडियो रोक लेना, वीडियो रोककर आप एक एक स्थिति को नोट करिए। सबसे पहले वस्तु देखो, अनंत पे रखिए, प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है? फोकस पर। कैसा बन रहा है? अत्यधिक छोटा बन रहा है, बिंदु नुमा बन रहा है, और साथ में देखो वास्तविक उल्टा, नीचे देखो दूसरे में भी वास्तविक उल्टा, तीसरे में देखो वास्तविक उल्टा, चौथा वास्तविक उल्टा, पांचवा वास्तविक उल्टा, छठा नंबर पे आभासी और सीधा। तो ये वो छठी स्थिति है जहां पे चीजें अपवाद आती है। तो बिल्कुल ये चार्ट अपनी कॉपी में बना लीजिए। अब हम बात करेंगे उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण के ऊपर चर्चा करेंगे विद्यार्थियों। अब हम चर्चा करने वाले हैं कौन से दर्पण पर? उत्तल दर्पण पर। चलिए, बिल्कुल एक एक कंडीशन नोट कर लेना अच्छे से। बिल्कुल एक खाली पन्ना लेकर उस पर 4-5 बार आप बनाना, मेरे कहने से बहुत काम में आएगा। इसमें से मेरे कहने से आप पिछले ग्रुप डी एनटीपीसी के पूरे पेपर उठा लीजिए, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा आपका, एक भी सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा तो नहीं होगा। और सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि सभी विद्यार्थी, एक तो अभी मैं आपको जो प्रश्न है, जो भी दर्पण लेंस के जितने भी प्रश्न है प्रकाश से जुड़े हुए, वो सभी मैं आपको जैसे चैप्टर होता है यूट्यूब पर करवा दूंगा। तो मेरा यूट्यूब चैनल है डाबरा क्लासेज के नाम से, DABRA डाबरा क्लासेज। डाबरा क्लासेज के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। कृपया करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पे घंटी का निशान आता है, सब जानते हैं, उसको ऑन कर लीजिए ताकि जैसे ही मेरा ऑब्जेक्टिव टाइप की सीरीज चालू हो वो लिंक आप तक पहुंच जाए। तो जैसे ही प्रकाश बाड़ा चैप्टर पूरा होगा, इसके कम से कम 200 प्रश्न यूट्यूब पे करवाऊंगा फ्री, ताकि आपका प्रकाश का एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। 200 से 250 प्रश्न प्रकाश के ऊपर, उसकी PDF में आपको भेज दूंगा।
आप एक एक प्रश्न को नोट करना, टच करना, मजा आ जाएगा। कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो। जो बहुत लंबी यूनिट है और हमेशा एक दो प्रश्न यहां से जरूर आते हैं। फिजिक्स की सबसे लंबी और सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है ये। चलिए, जिस तरह से हमने अवतल दर्पण का यूज किया है, ऐसे ही दूसरे नंबर पर उत्तल दर्पण की बात करते हैं। छोटा सा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का दूसरा नाम है अपसारी दर्पण, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को मिलाता नहीं है। क्या करता है गुरुजी? फैलाता है, इसलिए इसका नाम है अपसारी दर्पण। चित्र का ध्यान रखना, चित्र गलत नहीं बन जाए, नहीं तो माटी हो जाएगी। देखो, अवतल का तो चित्र ये था, अवतल का चित्र तो ये था जिसमें सी, एफ और पोल ये स्थिति थी और यहां था अनंत। ठीक है, तो ये तो था अवतल का। उत्तल का चित्र उल्टा ऐसे बनता है, देखो यू, और इस बार यहां से पॉलिश। ये काम की चीज। प्यारे विद्यार्थियों, लाइन तो खींच दो लेकिन बड़े ध्यान से। ये तेरा पोल, इस बार वक्रता केंद्र सी पीछे और फोकस बीच में, और यहां लिखूंगा अनंत। बड़े ध्यान से सन मेरे भाई। जब अभी मैं अवतल दर्पण पढ़ा रहा था तो अवतल दर्पण में अनंत, सी और एफ तीनों आगे की तरफ है तीनों पॉइंट, जबकि उत्तल दर्पण में फोकस और सी दर्पण के पीछे ये दोनों पॉइंट। तो स्थिति कम हो जाएंगी। वहां तो क्या है, आपको 6 स्थिति मिल रही थी। स्थिति नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्थिति मिल रही थी अवतल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण में 2 ही स्थिति मिलेंगी, मात्र 2 स्थिति, क्योंकि इधर पॉइंट ही नहीं है। देखो यहां कहां रखोगे वस्तु, कहां है सी, कहां है एफ? इधर है ही नहीं है सी और एफ। एफ और सी तो ये तो दर्पण के पीछे है, ये दोनों बिंदु। तो यहां पर आपको केवल 2 ही स्थिति मिलेंगी। तो इसलिए ये बहुत सरल है, साधारण है ये वाला हिस्सा। और मैं आपको बता ही चुका हूं कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब फिक्स है। ये आंसर आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और हमेशा वस्तु से छोटा बनेगा। ये आंसर फिक्स है। प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण की बात कर रहा हूं, वाहनों के साइड मिरर की। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु को कहीं भी रख लेना, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से हमेशा छोटा बने। तो उत्तल दर्पण में 2 स्थिति बनेंगी। पहली स्थिति नंबर 1, स्थिति नंबर 1, वस्तु अनंत पे रखिए। वस्तु कहां रखिए? अनंत पे। सर वस्तु अनंत पे रखिए। स्थिति नंबर 1, जब वस्तु अनंत पे रखी है तो प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। ये बताया सर ने। जब वस्तु अनंत पे रखते हैं तो प्रतिबिंब कहां बनता है? फोकस पे। जब वस्तु अनंत पे रखते हैं तो प्रतिबिंब कहां बनते हैं? फोकस पे। जब वस्तु अनंत पे रखोगे प्रतिबिंब फोकस पे है। अब सुनो एक चीज, बहुत अच्छे से समझने इस लाइन को। वस्तु कहां रख दी? अनंत पे। प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पे। फोकस कहां है? फोकस कहां है? फोकस कहां है गुरुजी? फोकस तो दर्पण के पीछे है। फोकस कहां है गुरुजी? फोकस तो दर्पण के पीछे है। और सर ने बताया है कि जब भी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, जब भी आपके मुंह में से शब्द निकले कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे या प्रतिबिंब लेंस के पीछे, वो प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। तो स्थिति नंबर 1, वस्तु अनंत पे रखी है तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे। नंबर 1 का आंसर नंबर 1। तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा, ये प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा और बिंदु नुमा होगा। बहुत छोटा बनेगा प्रतिबिंब।
पहली स्थिति क्लियर कर लो, जब वस्तु अनंत पे रखी गई है, तो ये तो पक्का है सर ने कह दी कि जब भी वस्तु अनंत पे रखते हैं तो प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। अब फोकस चेक करो वो कहां है, तो फोकस है दर्पण के पीछे। फोकस बिंदु कहां है? दर्पण के पीछे है ये बिंदु, और दर्पण के पीछे प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी, सीधा और बिंदुनुमा। स्थिति नंबर 1 क्लियर हो गई। वस्तु अनंत पे रखी थी, प्रतिबिंब फोकस पे बना था। प्रतिबिंब कैसा बना है वो भी लिख देता हूं, आभासी बना है, सीधा बना है और बिंदुनुमा बना है। स्थिति नंबर 2, यहां पर 2 ही स्थिति बनती है। उत्तल दर्पण में 2 स्थिति बनती है, जबकि अवतल दर्पण में कितनी स्थिति बनी थी? 6 स्थिति बनी थी। स्थिति नंबर 6 अपवाद है, ध्यान रखना, बार बार दिमाग में घुमाते रहना। अरे ऐसे वस्तुओं को दिमाग में रख लेना, नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिमाग में फीड कर ले वस्तु कहां रख रहा है। स्थिति नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5, 6। जब वस्तु छठी स्थिति पे होगी तो वो अपवाद है, प्रतिबिंब आभासी, सीधा वस्तु से बड़ा बनेगा। चलो लास्ट स्थिति, यहां पर आपके पास 2 ही कंडीशन बनती है, या तो वस्तु अनंत पे रख लो या अनंत और पोल के बीच में कहीं भी रख लो। देखो सुनो, या तो अनंत पे रख ली, अब दूसरी स्थिति है अनंत और पोल के बीच कहीं रख लो। कहीं रखो वस्तु, अनंत और पोल के बीच में कहीं भी रख लो। जैसे माना कि यहां आ गई वस्तु, ये आ गई नंबर 2, तो वस्तु थोड़ी पास आई है, वस्तु पास आ रही है, तो प्रतिबिंब जो है, ध्यान से सुने, पीछे नहीं जाएगा, प्रतिबिंब यहां आएगा, इस जगह पे। नंबर 2 का आंसर नंबर 2। प्रतिबिंब कहां बन रहा है? तो बोलना प्रतिबिंब बन रहा है पोल और फोकस के बीच में। प्रतिबिंब सुनो कहां बन रहा है? पोल और फोकस के बीच में। और वापस से प्रतिबिंब वो ही आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा ही बनता है। लिख देता हूं स्थिति नंबर 2। वस्तु कहां रख रहे हो? वस्तु रख रहा हूं गुरुजी अनंत व पोल के बीच में। अनंत व पोल के बीच में रख दी वस्तु, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो प्रतिबिंब बनेगा गुरुजी पोल व फोकस के बीच में। पोल व फोकस के बीच में बनेगा प्रतिबिंब। ये रहा ना, ये रहा पोल और ये रहा फोकस के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा गुरुजी? प्रतिबिंब वो ही आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से हमेशा छोटा ही बनता है। यहां 2 ही स्थिति बनती है उत्तल दर्पण में। तो प्रिय विद्यार्थियों, 3 दर्पण मैंने आपको पढ़ा दिए। एक तो मैंने आपको समतल दर्पण पढ़ाया है, अपनी कॉपी में तीनों में अंतर बनाओ। ऐसे एक तो समतल दर्पण की लाइन खींच लो, उसकी चीजें लिखना। दूसरा अवतल दर्पण बनाना, उसकी लाइन खींचना। और तीसरा उत्तल दर्पण बनाना। तीनों के ऐसे कॉलम बनाना, 3 कॉलम बनाना मेरे कहने से, मजा आ जाएगा। एक सफेद पेज लेकर उसमें 3 कॉलम बना लेना, बिल्कुल व्हाइट पेज लेकर उस पर 3 कॉलम ले लेना। एक कॉलम समतल दर्पण का, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बना था? समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बना था? आभासी, सीधा, हमेशा वस्तु के समान और पार्श्वीय परिवर्तन दिखाई दिया था। ठीक है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा। स्थिति नंबर 6 अपवाद है अवतल दर्पण में। बात दिमाग में आ रही है? ठीक है सर। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, जो कि सामने लग रहा है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनेगा, हमेशा सीधा बनेगा, हमेशा वस्तु से छोटा बनेगा। तीनों का उपयोग लिख लेना।
समतल दर्पण का उपयोग है पेरिस्कोप और कैलिडोस्कोप में। अवतल दर्पण का उपयोग मैंने आपको 6 उपयोग बता दिए। वाहनों की हेडलाइट में, सामान्य टॉर्च में, डॉक्टर है दांत वाले, सोलर कुकर है, सेविंग बनाने में है, तो वहां पे हम इनका यूज करते हैं। जबकि उत्तल दर्पण का जो उपयोग है ये आपको पता है किस में करते हैं, एक तो वाहनों के साइड मिरर में करते हैं और दूसरा परावर्तक लैंप में करते हैं। तो पूरे टॉपिक को एकदम परफेक्ट बना लेना। इसका जो उत्तल दर्पण है इसकी एक इमेज मैं आपको बता देता हूं, एनसीईआरटी की इमेज है, तो वो आप एक बार बड़ा करके दिखा देता हूं, तो जिससे आपको ये वाला कहानी भी क्लियर हो जाएगी। ये बिल्कुल एक बार वीडियो रोक के और इसको आप नोट कर लीजिए। वीडियो रोक लीजिए। 2 ही स्थिति बनती है यहां पे, एक तो वस्तु अनंत पे रख रहे हो और एक अनंत व पोल के बीच में रख रहे हो। तो वीडियो रोक लीजिए और आराम से इन स्थितियों को लिख लीजिए। तो ये थे आपके दोनों दर्पण प्यारे विद्यार्थियों। तो कोई टेंशन नहीं करनी है आपको, आराम से चीजों को नोट करिए, अच्छे से परफेक्ट तरीके से अपने नोट्स बनाइए। और अगली क्लास में मैं आपको लेंस वाला टॉपिक और करवाता हूं, ताकि आपका दर्पण और लेंस का जो टॉपिक है वो एक जगह ही इकट्ठा हो जाएगा। तो एक सूत्र और है जो कि हम काम में लेंगे, उसके कुछ न्यूमेरिकल मैं आपको करवाऊंगा, वो एक साथ लिखवा दूंगा। एक तो आता है दर्पण का फॉर्मूला और एक आता है लेंस का सूत्र। एक तो दर्पण का सूत्र होता है, सुना होगा आपने, लेकिन वो न्यूमेरिकल के लिए काम में आते हैं, तो वो मैं आपको बार बार बताता रहूंगा। दर्पण हमारा कंप्लीट हुआ है, इसलिए मैं एक दर्पण का फॉर्मूला लिख देता हूं, यहां पे दर्पण का सूत्र लिख देता हूं, जिससे हम काफी चीजें ज्ञात करेंगे। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b। ये क्या क्या चीजें हैं इनको मैं आपको बता देता हूं। v प्लस u करना है या u प्लस b कर दीजिए, जोड़ना ही है इसमें, तो कुछ नहीं करना आपको। चलो, f है फोकस दूरी। f क्या होती है मेरे भाई, फोकस दूरी, वो आपको दे देगा। u है बिंब दूरी, वस्तु कितनी दूरी पे रखी है, और b है प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बन रहा है। तो ये 3 चीज है। इस फॉर्मूले से हम फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इसको अभी केवल आप डायरेक्ट मत लगाना, अभी केवल सूत्र याद कर लेना, कुछ नहीं करना। 3 चीजें हैं। फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए हम प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी को जोड़ के दे देंगे। अभी से केवल आप सूत्र याद कर लीजिए। आपको 1/f बोले तो फोकस दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला है 1/u प्लस 1/b। यहां बहुत सी बार b पहले u पीछे दे देगा, इसमें प्लस वाले में कोई दिक्कत नहीं, प्लस वाले में तो प्लस ही करना है। बाकी की जो एक्यूरेट फॉर्मूला है वो आपका b में से u घटा लीजिए, ये आपका दर्पण का फॉर्मूला आता है। और दर्पण के जितने भी न्यूमेरिकल है वो भी हम यहां पे एक एक करके कर लेंगे। b माइनस यू कर लीजिए यहां पे। तो चलिए, अब आपको क्या करना है, इसमें क्या है, बहुत सी चीजें आपको, ये जो है ना फोकस दूरी प्लस में लेनी है या माइनस में लेनी है, ये थोड़ा सा है। तो एक चीज बता दूं, दर्पण का जो सूत्र है, तो मेरे भाई दर्पण के सूत्र में ये जो फोकस दूरी है, सुनो मेरी बात, अभी से कुछ मत करो, अभी से केवल आपको समझा देता हूं, कुछ मत करिए। अवतल दर्पण के लिए ये कहानी अलग रहेगी और उत्तल दर्पण के लिए ये कहानी न्यूमेरिकल के लिए काम में आता है। ये न्यूमेरिकल के लिए काम में आएगा। चिन्ह परपाटी एक अच्छा टॉपिक आ रहा है। तो देखो, अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी लेनी है वो फोकस दूरी आपको माइनस में लेनी है।
जबकि इसमें फोकस दूरी आपको प्लस में लेनी है। अब वो मैं अभी बता दूंगा, बस आप एक बार नोट कर लीजिए। अगर मान लीजिए अवतल दर्पण की बात चल रही है, तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी लेनी है ये माइनस में लेनी है, जबकि उत्तल दर्पण दे दे तो उसकी फोकस दूरी आपको प्लस में लेनी है। क्लियर हो गया? और फोकस दूरी ज्ञात करने का एक फॉर्मूला और बताया था, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी कभी मान ले आपको नहीं दे रखी हो तो ध्यान रखना, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। कभी कभी वो वक्रता त्रिज्या का मान दे देता है, तो वक्रता त्रिज्या की आधी कर लेना, वो फोकस दूरी हो जाएगी। तो ध्यान से सुनो, फोकस दूरी अवतल दर्पण दे रहा हो तो माइनस में लेनी है, और उत्तल दर्पण दे रहा हो प्रिज्म में तो वो प्लस में लेनी है। क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, अभी चीजों को समझिए। बिंब दूरी हमेशा माइनस में लेनी है। बिंब दूरी कोई सा भी हो, दर्पण हो चाहे कोई सा भी हो, चाहे कोई भी दर्पण हो चाहे कोई भी लेंस हो, बिंब दूरी हमेशा लिख देता हूं, बिंब दूरी हमेशा माइनस में लेनी है। ठीक है? प्रतिबिंब दूरी वो आपसे ज्ञात करवाएगा। तो ये जो प्रतिबिंब दूरी है, ध्यान से सुनो, ये प्रतिबिंब दूरी ज्यादातर तो माइनस में आएगी और प्लस में भी आ सकती है। ध्यान से, वो याद ही ये करवाएगा। 100 में से 99% प्रतिबिंब दूरी याद करवाएगा। ये प्रतिबिंब दूरी प्लस में भी आ सकती है, माइनस में भी आ सकती है। 99% माइनस में ही आती है और 1 प्लस में भी आ सकती है अवतल दर्पण में, जबकि उत्तल दर्पण में तो ये फिक्स है कि प्रतिबिंब दूरी हमेशा प्लस में आएगी, हमेशा प्लस में रहेगी। तो अगर ये कॉलम पता है ना, तो बहुत सी चीजें डायरेक्ट सही हो जाएगी। सुनो कैसे, ध्यान से सुनो। जैसे अभी बात कर रहा हूं अवतल दर्पण की, अवतल दर्पण आया प्रश्न में, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी याद करवा रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी याद करो, पक्का पता कर लो, अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में आएगी, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में आएगी। बिंब दूरी तो हमेशा, ध्यान से सुन लेना, बहुत से 2 आंसरों को तो ऐसे काट देना। बिंब दूरी वस्तु हमेशा, पता है वस्तु हमेशा, ये जो पॉइंट होता है ना, ये पॉइंट, इसके इधर की दूरी प्लस में चलती है और इधर की दूरी माइनस में चलती है। जो ये पॉइंट होता है, पोल, सभी दूरी, ध्यान से सुनना, सभी दूरी पोल से मापी जाती है, सभी दूरी पोल से मापी जाती है, सभी दूरी पोल से मापी जाती है। तो पोल के इधर वाली दूरी, पोल के इधर वाली दूरी माइनस में और पोल के इधर वाली दूरी प्लस में चलती है। सब पोल के इधर अगर कोई चीज आ रही है तो वो प्लस में रहेगी, और पोल के इधर की सभी दूरी किस में चलती है, माइनस में चलती है। तो वस्तु तो हमेशा तू इधर ही रखेगा, वस्तु तो हमेशा तू इधर ही रखेगा, वस्तु तो हमेशा तू इधर ही रखेगा। तो ये सभी दूरी किस में लेनी पड़ती है, माइनस में। तो बिंब दूरी हमेशा माइनस में लेनी है, चाहे कोई दर्पण हो चाहे कोई लेंस हो। तो ये जो पॉइंट है, ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल के लिए ही काम में आएगा, वो मैं एकदम लास्ट में करवाऊंगा। अभी केवल आपको दर्पण का सूत्र ज्ञात कर लेना है, साथ में चाहो तो हल्का सा कॉलम बना के यहीं पे चीजें लिख सकते हैं कि फोकस दूरी कब प्लस में लेनी है, कब माइनस में लेनी है। बिंब दूरी हमेशा माइनस में लेनी है, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो। प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करवाएगा वो, 100 में से 99% ज्ञात करवाएगा। तो चलिए विद्यार्थियों, अपनी तरफ से दर्पण वाला टॉपिक एकदम कंप्लीट होता है, जिसमें आपका समतल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। तो एकदम इसको मजबूत कर लीजिए, बहुत ही शानदार टॉपिक है और इसी को फॉलो करेंगे हम लेंस में जाकर। तो अगली जो क्लास रखूंगा वो मैं लेंस की रखूंगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी विद्यार्थियों को, और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को जोड़ने की कोशिश करिए, और आपको फिजिक्स बहुत ही बेहतर से मैं करवा दूंगा। तो बिल्कुल आराम से लेंस का इंतजार करिए और अपना नोट्स बना लीजिए पक्के से दर्पण और लेंस का,
और आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो भी विद्यार्थी मेरी क्लास देख रहे हैं। थैंक यू।